हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी में केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक पे, जिसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक साम्यावस्था। तो केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्यावस्था क्या है, उस पर हम आज डिस्कस करना शुरू करते हैं। क्या है ज़रा देखेंगे कि रासायनिक साम्यावस्था शब्द एक ऐसा शब्द है जिसको हमको बारीकी से मीनिंग को समझने की ज़रूरत है। मैं वहाँ शुरुआत से ही बात करता हूँ, रासायनिक साम्यावस्था को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहले तो ये समझिए कि रासायनिक साम्यावस्था किसके लिए बात करते हैं। मैं रिएक्शंस की बात करता हूँ। सपोज करो ए प्लस बी, है ना, एक सिंपल सा रिएक्शन लेता हूँ और इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन कंप्लीशन की ओर जा रहा है। ठीक है, कंप्लीशन की ओर जा रहा है। ए से बी, ए और बी क्या है? अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और ये उत्पाद है, प्रोडक्ट है। अब क्या होगा कि जब हम एकदम स्टार्टिंग समय में शुरू करें, मतलब यहाँ पर टाइम इक्वल्स टू हम जीरो ले लें, और एकदम सरल रिएक्शन लेने के लिए मैं एक काम यही भी कर लेता हूँ। इसके जगह बहुत सारे लेने के बजाय मैं सिंपल सा रिएक्टेंट आर ले लेता हूँ, आर, और प्रोडक्ट को पी ले लेता हूँ। चलेगा? प्रोडक्ट को पी, एकदम सरल रिएक्शन लिखा हूँ। अब शून्य समय पर जब हम शुरू किए, तो मान लीजिए इसका जो अमाउंट था वो मैक्सिमम था, और मैक्सिमम अमाउंट हमने गिन लिया। सपोज करो ए मान लिया है, ए इसका अमाउंट था। और जिस समय हम शुरू करेंगे उस समय एकदम स्टार्टिंग में ये कुछ भी नहीं बनेगा। कहने का मतलब उस समय ये जीरो रहेगा। लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे क्या होगा, रिएक्शन जैसे स्टार्ट होगा, और रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद ए के अमाउंट में कमी आना शुरू होगा। जैसे मान लो एक्स कमी आ गया, तो ये कमी कहाँ दिखेगा? प्रोडक्ट के रिएक्टिव साइड में दिखने लगेगा, और ऐसे। तो प्रोडक्ट के साइड में दिखने लगा तो क्या हुआ, धीरे धीरे हमको समझ में आया कि रिएक्शन प्रोग्रेस हो रहा है ना। रिएक्शन प्रोग्रेस हो रहा है, रिएक्शन में ऐसे ही प्रोग्रेस होता है। हो सकता है ये टी इन्फिनाइट समय ले लूँ, मान लो जब इसकी अंत तक रिएक्शन कराऊं, तो ये हो सकता है ये शून्य हो जाए लेफ्ट साइड, और इधर के साइड आखिरी पूरा ए का ए राइट साइड में आ जाए। तो एक ऐसे रिएक्शन की संभावना यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ रही है। ये रिएक्शन का केसेस को डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसे स्टेप बाय स्टेप, टाइम टू टाइम रिएक्शन प्रोग्रेस होते जाएगा। अब ठीक है, ये रिएक्शन, लेकिन एक संभावना ये भी बताता है कि मान लो हम रिएक्शंस में और संभावनाओं की तलाश करें, तो रिएक्शन मुझे ऐसा भी लगता है कि ये रिएक्शन सपोज आर से शुरू हुआ और पी पर जा रहा है। स्टार्टिंग में ये रिएक्शन थोड़ा जीरो टाइम पर बात करूं तो ए मैक्सिमम है, अभी जीरो है। टी टाइम पर बात करूं तो ए में कुछ कमी हुआ और एक्स बना। लेकिन कुछ समय बाद हो सकता है ऐसा हो कि ये रिएक्शन जो प्रोडक्ट बना, है ना, जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में बदलना शुरू हो जाए। तो रिएक्टेंट बदलना शुरू हो जाए तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग ऐसा एरो, डबल एरो से दिखाएंगे। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ऐसा जा रहा है, और प्रोडक्ट टू वापस रिएक्टेंट आ रहा है। तो इस रिएक्शन और पिछले वाले रिएक्शन में अंतर क्या है? पिछला वाला रिएक्शन रिवर्सिबल के बजाय इरिवर्सिबल कहलाएगा। इरिवर्सिबल मतलब एक दिशा में चलने वाला रिएक्शन, इसको बोलेंगे अनुत्क्रमणीय रिएक्शन, है ना, अनुत्क्रमणीय। और जो अभी आया उसको हम लोग क्या नाम देंगे? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब उत्क्रमणीय रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय रिएक्शन। तो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय में अब देखो अंतर तो समझ में आ गया। सीधी बात है कि अब मैं राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो आपको रिएक्शन को दो भाग में बांटना पड़ेगा, एक इरिवर्सिबल, एक रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल वो जो एक ही दिशा में चलता हो, और रिवर्सिबल वो जो दोनों दिशा में चलता हो, है ना। अब मैं इसके बाद आगे बढ़ाता हूँ। पहले आप रिएक्शन के दो टाइप को इसको समझिए अच्छे से। जो दोनों दिशा में चले उसको हम रिवर्सिबल बोलेंगे। फिर रिवर्सिबल में आगे बढ़ाता हूँ। इरिवर्सिबल की कहानी यहाँ से खत्म होगी, अब रिवर्सिबल में मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो आप देखेंगे कि रिवर्सिबल में और भी केसेस बनते हैं। धीरे धीरे जब रिवर्सिबिलिटी के प्रोसेस को थोड़ा गहराई से स्टडी करेंगे तो आपको नजर में आएगा कि कुछ इसके अंदर भी घटनाएं और भी नए नए हो रहे हैं। जैसे देखेंगे अब हम बात करेंगे केवल और केवल रिवर्सिबल पर। इरिवर्सिबल का केस यहाँ से हम ड्रॉप करते हैं और रिवर्सिबल के केस को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। तो रिवर्सिबल के केस को आगे बढ़ाएंगे तो आप पाएंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसमें टाइम जीरो जब होता है, जैसे हम पीछे बात किए उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। टाइम जीरो होता है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, जैसे ही टाइम धीरे धीरे
और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इस समय जीरो होता है, लेकिन टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता है ए में कमी आती है और बी में पीक में यहाँ पर कंसंट्रेशन में इंक्रीज दिखता है। तो धीरे धीरे ऐसा एक समय ऐसा भी आ जाता है जब, है ना, जब ऐसा भी समय आ जाता है कि ये दोनों दिशा में चलने लग जाता है, तो हम इसको, जब दोनों दिशा में चलने लग जाए, ये वापस जाने लग जाए, तो हम इसको रिवर्सिबल बोल देते हैं। इसी समय रिवर्सिबिलिटी इसमें प्रोड्यूस हो जाता है, ये रिवर्सिबिलिटी का कैरेक्टर आता है। तो मतलब एक नियत समय के बाद ही, नियत फिक्स टाइम के बाद ही इसमें रिवर्सिबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होगा। अब मैं इस रिएक्शन को ऐसा मानता हूँ कि ये मान लीजिए रिवर्सिबल बन गया। अब रिएक्शन रिवर्सिबल बन गया तो हम ऐसे बाई हेडेड एरो से शो करेंगे, अब ये रिवर्सिबल बन गया। अब रिवर्सिबल बन गया इसका मतलब ये नहीं है कि ये इक्विलिब्रियम आ गया। रिवर्सिबल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता इक्विलिब्रियम आना। याद रखें कि हम ऊपर वाले जो स्टेप है, ऊपर वाले स्टेप जो दिखाई पड़ रहा है, उनको हम लोग फॉरवर्ड स्टेप बोलते हैं, है ना। इंग्लिश वर्ड ही ज़्यादा लिखूंगा, फॉरवर्ड स्टेप बोलते हैं, है ना। और जो नीचे बनता है उसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड स्टेप, बैकवर्ड स्टेप। ये अभी रिवर्सिबल हो गया, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में हम बात करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में फिर से, अब रिवर्सिबल रिएक्शन की कंडीशन तो पता चल गया है, ये पीछे का कंडीशन को रिपीट कर सकता हूँ कि ए रहा इस जीरो में स्टार्टिंग में, और यहाँ जीरो रहा, ए माइनस एक्स हो गया, और ये जीरो एक्स हो गया। इसमें एक समय ऐसे भी आता है जिसको मैं टी इक्विलिब्रियम बोलता हूँ। टी इक्विलिब्रियम में यहाँ पर एक्स ई इक्विलिब्रियम और एक्स ई इक्विलिब्रियम, ऐसा ई फॉर इक्विलिब्रियम ऐसे शो कर सकते हो। ये वो समय है जिस समय जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो इक्वल हो जाता है बैकवर्ड रिएक्शन से, है ना। बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन के दोनों स्टेप, ये जो फॉरवर्ड आगे जा रहा है और जो पीछे आ रहा है, मतलब ये जो राइट टू लेफ्ट जा रहा है, सॉरी लेफ्ट टू राइट जा रहा है वो, और राइट टू लेफ्ट जा रहा है, वो रिएक्शन का रेट जब इक्वल हो जाए, उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम की स्थिति। ये इक्विलिब्रियम की स्थिति में पहुंच जाता है, कंडीशन इक्विलिब्रियम कहलाता है। कब, जब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों बराबर हो जाए। तो अब ध्यान रखें कि इस कंडीशन में आएगा कौन, तो ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन ही आएगा। याद रखें, रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम का कंडीशन डेवलप हो सकता है, इरिवर्सिबल नहीं। रिवर्सिबल रिएक्शन में एक निश्चित समय के बाद इक्विलिब्रियम का केस आ सकता है, हमेशा आएगा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आ तो सकता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन का डेफिनेशन क्या है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ से शो कर रहा हूँ इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से। तो अब हमको मिल गया है इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ से। मैं शुरुआत पहले समझाया इरिवर्सिबल को, फिर रिवर्सिबल को, और फिर इक्विलिब्रियम पे आ रहा हूँ। तो एक स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश है इक्विलिब्रियम रिएक्शन किसको बोलेंगे। मतलब एक धीरे धीरे ये आर से पी में बनना और पी से आर बनना दोनों क्या हो जाए, दोनों बराबर रूप से चलने लग जाए, तो उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की स्थिति क्या है, इसको हल्के से डिफाइन करने की कोशिश किया हूँ। इसके जस्ट बाद अब मैं इक्विलिब्रियम को ही टारगेट करके पूरी बातें करूँगा। चलिए अब स्पेशली बात करते हैं किस पर, साम्य अवस्था पर या साम्य अभिक्रिया, दोनों एक ही साथ हो जाएगा। साम्य अभिक्रिया में ही साम्य अवस्था होगा, है ना, या इक्विलिब्रियम रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा। फिर से एक सिंपल रिएक्शन से स्टार्ट, वही रिएक्शन को फिर से कॉमन ले रहा हूँ कि आर से सपोज पी बन रहा है किसी भी अवस्था में, तो स्टार्टिंग में टी जब जीरो होता है तो वही ए होता है, फिर वो ये सब जानते हो। मैं अब इसमें सीधा सीधा इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन ले रहा हूँ। रिवर्सिबल रिएक्शन में कुछ समय के बाद, है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट के बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाते हैं। मतलब मान लीजिए मैं इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसको बोल रहा हूँ, और इस फॉरवर्ड स्टेप के जो रेट कांस्टेंट है, हर रिएक्शन का एक रेट कांस्टेंट होता है, उसको के एफ नाम दे रहा हूँ, है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। और ये जो बैकवर्ड पीछे जो चल रहा है एरो, उसको, इसके रेट को आर बी बोल रहा हूँ, और इसके रेट कांस्टेंट को आर के बी बोल रहा हूँ। इस तरह से हमने एक रिएक्शन को रिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम, अभी इक्विलिब्रियम में आया है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हमने ऐसा लिख लिया है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं जरा देखिए कि स्टार्टिंग में ये जो पार्ट होगा वो जैसा है इरिवर्सिबल होगा पहले, फिर रिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल के बाद कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम आएगा। तो हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन किसको बोलेंगे, है ना। कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन कहलाता है।
तो जरा देखिए इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा भी। डेफिनेशन ऐसे बन सकता है कि जब रिएक्शन में, ध्यान देना, ऐसा बोल सकता हूँ कि व्हेन रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल, इसको डेफिनेशन ऐसे दे सकता हूँ, रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन comes in state comes in state where rate of forward reaction become equals to rate of backward reaction, then then this is known as, this is the equilibrium state, दिस इज द इक्विलिब्रियम स्टेट, ये इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगा, है ना। शब्दों को देखिए कि जब कोई अभिक्रिया, जब कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया इस स्थिति में आ जाए, इस स्थिति में आ जाए कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो हिंदी प्रतीप भी बोलते हैं, प्रतीप अभिक्रिया, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाए तो यही साम्य अवस्था कहलाती है। तो यही साम्य अवस्था कहलाती है, साम्य अवस्था कहलाती है, ये याद रखेंगे, साम्य अवस्था कहलाती है। तो साम्य अवस्था को जानना जरूरी था, इसलिए ये साम्य अवस्था के बारे में बात कर लिया हूँ। अब बात आती है कि साम्य अवस्था ठीक है, लेकिन अब उसको तरीका क्या है दिखाने का। तो तरीका देखेंगे, अब इस रिएक्शन में देखिए, हमने बोला है आर फॉरवर्ड इक्वल्स टू आर बैकवर्ड होगा। तो रेट के लिए एक नियम आता है जिसको लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं, उसके द्रव्यानुपातिक रिएक्ट नियम, उसके अकॉर्डिंग इस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के फॉरवर्ड और इसका जो रिएक्टेंट होगा, जैसे आर है तो आर का कंसंट्रेशन, और के बैकवर्ड के समय के बैकवर्ड, और रिएक्टेंट अगर पी है तो इसका प्रोडक्ट पी है तो प्रोडक्ट पी का कंसंट्रेशन, ये एक इक्विलिब्रियम का रिप्रेजेंटेशन है, या ये है ना। इसका कई सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। तो ग्राफ में अगर देखें तो ग्राफ में कुछ अलग हमको दिखाई देगा। देखिए अब जो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको दिखाता हूँ आपको, कि मान लो ये अभी फिर से वही रिएक्शन है R2P, है ना, और ये बैकवर्ड गया तो P2R, और इसके ऊपर के रेट को R फॉरवर्ड, नीचे के रेट को R बैकवर्ड, ऊपर के कांस्टेंट को K फॉरवर्ड और नीचे के कांस्टेंट को K बैकवर्ड, इस तरह से अपन शो कर सकते हैं। अब ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ में इसके कई सारे ग्राफ बन सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में लगाने के लिए। तो देखिए पहले मैं एक ग्राफ ऐसा बना रहा हूँ, ये मैंने एक कोऑर्डिनेट खींचा, मैं 2 से 3 ग्राफ बनाने की कोशिश करूँगा। इस ग्राफ में कुछ समझाने की भी कोशिश होगी। ये 3 ग्राफ में अगर काम समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात रहेगी कि 3 ग्राफ यहाँ मैक्सिमम जरूरी है। हाँ देखेंगे, पहले मैं खींच रहा हूँ यहाँ पर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन सांद्रता और समय के बीच ग्राफ खींच रहा हूँ, है ना। इसकी 2 स्थितियाँ हो सकती है, कंसंट्रेशन और टाइम के हिसाब से 2 ग्राफ हो सकता है। अब ये 3 ग्राफ खींच रहा हूँ मैं, 3 ग्राफ को समझ लीजिए, कंसंट्रेशन और टाइम के 3 ग्राफ संभव है। लेकिन उससे पहले मुझे एक ग्राफ और बताना चाहिए, वो ग्राफ यहाँ पर खींच देता हूँ, ये लीजिए, थोड़ा सा जगह है मेरे पास, यहाँ पर मैं खींचता हूँ कि रेट, है ना, और समय, ये सबसे शुरुआती ग्राफ होगा, रेट और समय। तो रेट और समय देखो, रेट मैं किसका ले रहा हूँ, फॉरवर्ड का एक बार और एक बार बैकवर्ड का। तो फॉरवर्ड का रेट देखिए, रेट का स्टार्टिंग में जब फॉरवर्ड के रेट में आओगे तो फॉरवर्ड में यहाँ कंसंट्रेशन हाई है और लेफ्ट साइड में, और यहाँ कंसंट्रेशन 0 है, तो रेट में बहुत फास्ट रहेगा। धीरे धीरे जब राइट साइड पी के साइड में इकट्ठे होते जाएंगे ना कंपाउंड, तो ये रेट स्लो होते जाएगा, और बैकवर्ड में उल्टा होगा, शुरू में स्लो होगा बाद में फास्ट होगा। तो देखो कैसे कि ये जो रेट है, मैं अलग कलर से दिखाता हूँ आपको, कि ये जो रेट है फॉरवर्ड का वो पहले हाई होगा, धीरे धीरे कम होगा। अब वापस बनाता हूँ, यहाँ से ये फॉरवर्ड का रेट देखो, पहले हाई था, हाई से कम होते गया, एक समय बाद यहाँ तक पहुँचा, है ना, और फिर वापस आ जाओ, ये बैकवर्ड का रेट कैसे गया, पहले बढ़ते गया और एक समय के बाद ये दोनों मिल गए और इस पॉइंट पर दोनों इक्वल हो गए। तो इस समय आप देखिए कि इस समय ऐसा हुआ कि इस बिंदु के बाद
दोनों का रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो गया। ये आर फॉरवर्ड था, ये आर बैकवर्ड था। तो ये जो बिंदु आया, उस बिंदु को ही, इस पॉइंट को ही, ये जो लाइन खींचे हैं अपन, इस पॉइंट को ही हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट से क्या पता चल रहा है? इक्विलिब्रियम पॉइंट से ये पता चल रहा है कि इस बिंदु पर अभिक्रिया अब रुक गई है, ये ऐसा लग रहा है। या ऐसा बोल सकते हैं कि अभिक्रिया में दोनों तरफ बराबर रेट से चल रहा है, जिससे अभिक्रिया को रुकी है ये तो नहीं बोल सकते, लेकिन अभिक्रिया बराबर रेट से दोनों तरफ चल रहा है। तो पहला ग्राफ हमको ये बता रहा है कि किस बिंदु पर इक्विलिब्रियम आया। ये जो मैंने बीच में रेड कलर का डॉट लिखा है, किया है, उस बिंदु के बाद फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ रेट अब बराबर स्पीड से चलेगा, और यही इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ये हो गया पहला ग्राफ। ये हो गया रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंसंट्रेशन और टाइम के ग्राफ में क्या होता है। अच्छा, ये मजेदार बात ये है कि हमको लगता है कि रेट बराबर हो गया तो हमको ऐसा फील होगा कि रिएक्शन रुक गया है, बट रुकता नहीं। हमेशा याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन हमेशा डायनेमिक होता है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन हमेशा डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब क्या होता है? गतिक होता है। गतिक मतलब हमेशा चलते रहता है, हमेशा चलते रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि रुकता कभी नहीं है। भले बराबर रेट से है इसलिए पता नहीं चल पाता, बट रुकता कभी नहीं है ना। इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ओवरऑल रेट जीरो हो जाएगा। मतलब न तो आर बढ़ता हुआ दिखेगा, ना पी घटता हुआ दिखेगा, ना पी बढ़ता हुआ दिखेगा, ना आर घटता हुआ दिखेगा, पर रेट रिएक्शन हमेशा चलते रहेगा। इसलिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं कई बार। तो डायनेमिक होता है रिएक्शन या इक्विलिब्रियम, ये बात हमेशा याद रखेंगे। ठीक है ना। नेट रेट जीरो होता है ऐसा बोलते हैं। ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बना ऐसे बोलोगे तो इक्विलिब्रियम के दौरान कुछ नहीं बनेगा, लेकिन रिएक्शन कंटिन्यू होते रहेगा। नेट रेट जीरो बोलिए, है ना। रेट चेंज इन रिएक्टेंट को जीरो बोलिए, रेट चेंज इन प्रोडक्ट को जीरो बोलिए। ऐसा बोल सकते हो कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम, ये जीरो होगा इक्विलिब्रियम के दौरान, लेकिन रिएक्शन चलते रहेगा, रिएक्शन कभी खत्म नहीं होगा। इस बात को हमेशा याद रखिए। चलिए अब कंसंट्रेशन के ग्राफ की बात करते हैं। देखें भाई, कंसंट्रेशन के क्या ग्राफ हो सकते हैं। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ दो प्रकार से चेंज हो सकता है। कि पहले तो हम देखेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को अंदाज लगाइए। सबसे पहले रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हाई होता है भाई टाइम जीरो पर, तो हाई से चलता हूँ, है ना। और हाई धीरे धीरे कम होता है। फिर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन बाद जीरो होता है, बाद में धीरे धीरे बढ़ता है। एक समय ऐसे आएगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो बढ़ घट रहा है ना, वो बढ़ना घटना बंद हो जाए और ऐसे कांस्टेंट चलने लग जाए एक समय के बाद, है ना। तो वो जो जिस समय के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा, उस समय को, है ना, उस समय को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। मतलब मान लीजिए, ये मेरा डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन इतना चलेगा। इस पॉइंट के बाद ये कांस्टेंट बराबर हो गया, तो इस समय क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। दूसरा केस ऐसा कर सकता हूँ इसी ग्राफ में ऐसा कि ये मान लीजिए रिएक्टेंट, ये कंसंट्रेशन ऑफ क्या है? रिएक्टेंट है, और नीचे का कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को मैंने गिराया और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को बढ़ाया, लेकिन एक समय के बाद ये दोनों क्रॉस कर गए, और क्रॉस करने के बाद भी बढ़ ही रहे थे और घट रहे थे। लेकिन इस बिंदु के बाद ये कांस्टेंट हो गए, बराबर हो गए, टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आया। तो ये जो बिंदु मैंने जो निकाला, ये बिंदु ही क्या कहलाएगा? यही बिंदु कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। जिस समय कंसंट्रेशन में चेंज क्या हो जाए? एकदम स्ट्रेट हो जाए टाइम के साथ, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। तो ये वाला पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये दूसरा स्थिति हो सकता है। एक और हाइपोथेटिकल स्थिति, हालांकि रियल में संभव नहीं लग रहा है, नहीं लगता ये, क्योंकि ऐसा इक्वल हो पाना मुश्किल है। बट देखिएगा, प्रोडक्ट की ये आर की कंसंट्रेशन घट रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो आर की कंसंट्रेशन घटा रहा हूँ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा हूँ, और दोनों एल मिल के एक बिंदु पर सेम हो जाए और एक साथ चलने लगे। ये बहुत आइडियल केस है। ऐसा केस ये इक्विलिब्रियम के लिए बहुत अच्छा केस है, लेकिन ये केस कभी होता नहीं है कि कंसंट्रेशन भी बराबर हो जाए और रिएक्टेंट भी बराबर हो जाए। ऐसा बोलना इम्पॉसिबल होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो ये बहुत रेयर केस है। और ये जो केस है और ये केस इसको समझिए, यहाँ इक्विलिब्रियम के बाद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हाई हो गई है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लो हो गई है। ये ऊपर वाला केस, ये केस तब आता है जब के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड में से के फॉरवर्ड बड़ा हो, तब ये स्थिति आती है। और के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड में से जब के बैकवर्ड बड़ा हो, तब ये स्थिति आती है। लेकिन दोनों इक्विलिब्रियम का स्थिति है। तो याद रखिए, इक्विलिब्रियम के लिए रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड को बराबर होना जरूरी है।
है ना? ये एकदम ज़रूरी क्राइटेरिया है, लेकिन दोनों के रेट कांस्टेंट को बराबर होना ज़रूरी नहीं है, दोनों की कंसंट्रेशन को बराबर होना ज़रूरी नहीं है। तो यह एस इक्विलिब्रियम के केस को इतना समझिए यहाँ तक, है ना? बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें बात करेंगे और डिफरेंट केसेस के बारे में।